लास्ट क्लास में sp3 चल रहा था और सिलिकेट SiO2 वाला शायद मुझे जहां तक लगता है मैंने लास्ट डिस्कस किया था। वहीं से अगर मैं पकड़ूं कि सिलिकेट्स तो पॉलीमर्स होते हैं, राइट? तो क्या कुछ और भी इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है? ट्राइमर, टेट्रामर, हेक्सामर, एनी नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो Si3O96 नेगेटिव दे के तुमसे 4-5 एग्जाम्पल दे के या एक इकलौता दे के इसकी हाइब्रिडाइजेशन ही मांग ली तुमसे, बस सिंगल, कुछ नहीं मर्ज किया। तो जब तक मेरे पास इसका स्ट्रक्चर नहीं है मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन का कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तो पहले मेरे को इसका स्ट्रक्चर सोचना है। ये मैं आपको पी ब्लॉक इस साल का पहला जो चैप्टर मैंने लिया था तब पढ़ाया था ये। तो उसमें डॉट को मान लो सिलिकॉन, राइट, जो बिल्कुल इस ट्राइंगल के बीच में है। ये एक ऑक्सीजन किधर है? यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, 3 बॉन्ड ये बने हुए, चौथा ऑक्सीजन इधर निकला हुआ है स्क्रीन से बाहर, और उसका किससे बॉन्ड बना हुआ है? सिलिकॉन से। तो उस चौथे को स्क्रीन से बाहर की जगह हमने ऐसे बना दिया और डॉट ये। इस पूरे में सिलिकॉन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है बिल्कुल, 3 ये ऑक्सीजन और चौथा ये ऑक्सीजन। दिक्कत किसको हो रही है भाई? ऑक्सीजन के तो तुमने 2 बॉन्ड बनाए नहीं। आप देख लो ना, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे, ना इसके ना इसके। अब 2 बॉन्ड बनाने शुरू करते हैं, बन गए 2-2 बॉन्ड सारे ऑक्सीजन के। देखना ये तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं भाई। तो बट इसमें आपको क्या सोचना है? 3 बॉन्ड बन रही, हमने शेप देने के लिए किया है कुछ इस तरह से। एक्चुअली में एक ऑक्सीजन ऊपर है, तो कहीं ये ना आप सिलिकॉन का इसके साथ बॉन्ड मत सोच लेना। ये जो तीसरा बॉन्ड बना है ना, ये ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बना है। तो क्या ऊपर वाले ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनेंगे? नहीं। तो जब आप इसका प्रॉपर लेयर्ड स्ट्रक्चर इमेजिन करोगे, जो मैं उम्मीद करूंगी करिएगा, तो ऑक्सीजन कहीं 3 बॉन्ड नहीं बना रहा, ज्योमेट्री सी दिखाने के लिए मैं कॉर्नर्स जोड़ रही हूं, राइट? ये कॉर्नर्स जोड़ना मेरी मजबूरी है, मेरे को ज्योमेट्री बतानी है। तो सबसे पहले अब मेरे को इस ज्योमेट्री में एक बारी को कंफ्यूजन हो गया मान लीजिए करते वक्त, तो पहले तो मैं ऐसे बनाऊंगी। हर ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव, 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 नेगेटिव। अभी क्योंकि एक एक बॉन्ड बना हुआ है भाई, तो इसका मतलब एक एक किसी से बोरो कर रखा होगा इसने। लेकिन यहां क्या पता चला? 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, आने वाली यूनिट से तो इन दोनों का नेगेटिव छुट्टी। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन यस नेगेटिव चार्ज लेके चलेगा। तो यहां मैं क्या देखती हूं? सिर्फ 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। तो एक सिलिकॉन की वजह से कितने नेगेटिव चार्ज हैं स्ट्रक्चर में? 2। 3 सिलिकॉन की वजह से कितने होने चाहिए? क्लियर है स्ट्रक्चर? लेकिन प्रेजेंट ऐसे करते हैं शीट सिलिकेट्स को, या इसको साइक्लिक सिलिकेट बोलते हैं। तो उस टाइम ना आप ये 3 बॉन्ड, ये तो पता नहीं कितने बॉन्ड गिन बैठेंगे हम ऑक्सीजन के। कंफ्यूजन तो ये होता है ये तो आपने बॉन्ड बना दिए। नहीं, ये बॉन्ड नहीं बनाए, बॉन्ड सिर्फ ये सिंगल सिंगल है। ये ऑक्सीजन शेयर्ड है अगली सिलिकॉन यूनिट के साथ, ये ऑक्सीजन भी शेयर्ड है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज में दिखा सकती थी, मुझे दिखाना चाहिए, दिखा दिया। ये लाइनें बॉन्ड नहीं है, ये लाइनें ज्योमेट्री है कि इस तरह से एक ऑक्सीजन ऊपर उठा हुआ है, कॉर्नर्स ऑफ ज्योमेट्री मैंने मैच किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, अगेन इसमें ये 2 शेयर्ड हैं तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इसमें ये 2 शेयर्ड हैं तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। दिमाग में ये रहेगा तब ये रहेगा। तो सिलिकेट्स में अगर मेरे से हाइब्रिडाइजेशन अब पूछी जाए, जो मेरा टॉपिक था, सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सिलिकॉन ने तो 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं, सोचना ही नहीं sp3। कोई मेरे को ऐसे बना के दे तो sp3, कोई मेरे को ऐसे बना के दे तो sp3 देंगे ऐसे। तो सिलिकॉन की क्या हुई? sp3। तो यहां मेरी क्लास जब चल रही थी तब एक H2O2 पे क्वेश्चन आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके। अगर मैं जवाब दे पाई तो ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन अभी मैंने रोक रखे हैं। समर ने एक पूछा हुआ और एक पता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला किसने। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे बिफोर टेस्ट इन दोनों के आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एवरी ईयर, कि किसी का अटकना नहीं चाहिए और सबको पता चलना चाहिए। क्योंकि ये अब जो आपके डाउट्स आएंगे मुझे भी बुक्स से बार बार रेफर करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डेटा इनऑर्गेनिक। जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो उसका तो उल्टा ही होना है, ठीक है? H2O2 का स्ट्रक्चर मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, जेई नीट में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये एडवांस में ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपसे। अब H2O2 डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है चैप्टर हाइड्रोजन। वहां H2O2 का था, और 3 साल पहले जब ये जेई मेंस में डिलीटेड नहीं था, यहां से क्या 4 साल पहले व्हेन माय डॉटर यूज टू प्रिपेयर, जब उसका जेई था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे ये क्वेश्चन गलत हुआ था जनवरी अटेम्प्ट में।
क्या गलती हुई थी वो दिखाऊंगी। ये किताब जैसा स्ट्रक्चर H2O2 का एनसीईआरटी में बना के दे रखा है, चैप्टर हाइड्रोजन जो अभी डिलीट हो गया बट एडवांस में है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इन्होंने कहने को डिलीट कर दिया, बट जब आपके पास वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और डायपोल मूवमेंट जैसे टॉपिक हैं तो सारी बॉन्डिंग आ गई। तो ये एक धोखा है कि हमारा हाइड्रोजन डिलीट किया। हाइड्रोजन चैप्टर में 4 टॉपिक थे, एक था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, वो भी हमने पढ़ लेने। B2H3, अब B2H6 अभी आएगा बनाना बॉन्ड में, राइट। एक होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा डिटेल, वो किस में डाल दिया, केमिकल बॉन्डिंग में। एक था हाइड्रोजन की प्रिपरेशन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, एक वो चीज मैं कह सकती हूँ किसी चैप्टर में नहीं टकराएगी। बाकी ट्रेंड सारे पीरियोडिसिटी में डाल दिए, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर का स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम केमिकल बॉन्डिंग के जिम्मे आ गया। तो ये एक मिथ है कि चैप्टर हाइड्रोजन कटा है, सारा किसी ना किसी चैप्टर में टॉपिक्स में जेई ने एडजस्ट कर दिया। तो H2O2, इसीलिए जब भी कोई इनऑर्गेनिक की तैयारी करे पुरानी एनसीईआरटी लेके तैयारी करें, वहां बिल्कुल छाप के चीजें रख रखी और मिलेंगी। H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक की तरह है, जैसे किताब खोलते हैं। तो मैंने कोशिश की है किताब खोलने की, राइट। तो बुक की जो रिम है या ओपन डोर, दरवाजा खोला हुआ है, कुछ ही समझ लीजिए। ये जो रिम है इस पे 2 ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन पे इसके 2 लोन पेयर्स हैं, और ये हाइड्रोजन्स कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। ये एक एंगल है 94 डिग्री। अदरवाइज तो एंगल हम क्या सोचते थे, वाटर में जैसे 104 है तो 104 होगा, बट यहाँ क्यों इतना कम हुआ एंगल? भाई इसके दोनों लोन पेयर, इसके दोनों लोन पेयर निभी नहीं आपस में, इतना रिपल्शन हुआ कि बॉन्ड में थोड़ा खिंच के लंबा हुआ है, और ये एंगल जो भी वजह रही, ये एंगल डिस्टर्ब हुआ वजह में। अब इसके इनऑर्गेनिक के वाई में जाने से बचना, यू विल किल योर करियर, यू विल किल योर टाइम। कुछ चीजें याद करके मान लेना। ये एंगल पूछा गया था, इस एंगल को क्या बोलूं? व्हेन माय डॉटर अटेम्प्टेड इन जनवरी, उससे यही गलत हुआ था, वो ये एंगल दे आई थी और एक्चुअली पूछा ये था। नाम का क्या फर्क होगा? ये बॉन्ड एंगल है, ये कोई 2 बॉन्ड के बीच एंगल है? नहीं, डायहेड्रल एंगल कहते हैं इसको, जो स्टैगर्ड एक्लिप्स भी कहते हैं ना, कि नॉन बॉन्डेड के बीच में जो स्ट्रेन होता है, नॉन बॉन्डेड एंगल्स के बीच में जो रिपल्शन जिसकी वजह से एंगल तय होता है कुछ, उसको कहते हैं डायहेड्रल एंगल। तो उस साल जो 2022 21-22 में जो क्वेश्चन था, डायहेड्रल एंगल ऑफ H2O2, हम करके आए 94, अच्छे से याद करके गए थे, डायग्राम भी याद था और देना ये था। तो इस तरह की चीजों पे क्वेश्चंस आप पास्ट ईयर आज उठा लो, मिलेंगे। मुझे इसीलिए याद है कि अपने ही बालक का गलत हुआ। सो ये एंगल याद रहेगा। अब 113, राइट। नाउ H2O2 एक गैस है, हाईली पंजेंट स्मेलिंग गैस, राइट। नॉट एग्जैक्टली हाईली पंजेंट, बट हाँ इसकी स्मेल थोड़ी सी ऐसी है कि पता चल जाता है। स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इस अर्थ पे जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखते हैं। हमने तो सुना था सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड तभी मिलता है। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ आता है? पाई बॉन्ड, जिससे कि हमें सिस और ट्रांसफॉर्म मिलती हैं। इसमें क्यों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? क्योंकि तुमने जरा इसको रोटेट किया, रिपल्शन इतना बढ़ जाएगा कि अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी मजबूरी है कि तुम इसके सिंगल बॉन्ड होने, भाई वही किताब, खुली किताब को रोटेट करो, फटेगी। अगर आपने किताब इस एंगल पे खोल रखी है और आप उसकी दोनों साइड रोटेट करो, फटना है उसने, सेम बॉन्ड टूटना है। ये सबसे छोटा पॉसिबल मॉलिक्यूल है जहां आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करते हैं। जब हमने सिस ट्रांस पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पढ़ा है, तो साफ बात की है पाई बॉन्ड, लेकिन कुछ सिंगल बॉन्ड्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और एक मेरी टेस्ट या मेरी डीपीपी का क्वेश्चन कहीं गया था उसी चैप्टर में, एस और एस, उसको सिग्मा सिस ट्रांस बोल रहे थे। भाई सिग्मा में भी सिस ट्रांस है, तो वहां मैंने कहा था ये सिग्मा सिस है, ये सिग्मा ट्रांस है। सिग्मा के अक्रॉस भी एक इकलौती जगह थी जब आपको दिया गया था। और मैं नहीं कह रही, आपको याद होगा, हमें याद है क्योंकि हम हर साल देते हैं। तो मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि मैम आप कब बोला था, हमें तो याद ही नहीं आ रहा। हम हर साल बोलते हैं इसलिए हमें याद है, हर साल अपनी डीपीपी सामने लेते हैं इसलिए याद है। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है, दोनों ऑक्सीजन हो, दोनों सल्फर हो। क्लियर हो गया सबको ये चीज, राइट। नोट आप आराम से करिएगा, जब मेरे गले को ब्रेक चाहिए होगा मैं आपको कह दूंगी, तब नोट कर लेना। सिमिलर स्ट्रक्चर H2O2 का सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो मिलेगा, बट सॉलिड और लिक्विड में थोड़े से एंगल फर्क हो जाएंगे क्योंकि पैकिंग का सीन आ जाएगा सामने,
राइट थोड़े से एंगल फर्क हो जाएंगे, आपसे वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ये डीपेस्ट ऑफ डिटेल है जो जेई एडवांस में काम आ जाता है। और जेई एडवांस हम इनऑर्गेनिक के भरोसे ही निकाल पाते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी डिफिकल्ट आती है। एक आधा क्वेश्चन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट इनऑर्गेनिक सारी हो पाती है। तो किसी स्टूडेंट के हमारे लास्ट ईयर्स में 55, 58, 59 या 60 मार्क्स आए हैं, तो उसमें मेजरली इनऑर्गेनिक की वजह से आए। इसमें क्या ही ट्विस्ट करेंगे फैक्ट्स में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस वक्त डर होता है न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन हमसे गलत हो गई तो उसके लिए इनऑर्गेनिक पे हम थोड़ा बैंक कर सकते हैं। तो ये हुआ H2O2। अब आ जाते हैं बाकी की सारी हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखना ज्योमेट्रीज, स्टेरिक नंबर 5, 6, 7 और ये 4, sp3d, sp3d2, sp3d3 और dsp2 जो 12th में पढ़ी और कहाँ कौन सी चैप्टर में पढ़ी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, राइट जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था वहां दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, sp3 और इनमें डी ऑर्बिटल। भाई कोई कितना ही दिमाग लगा ले, उस वक्त सोचने लगो 2-2.5 मिनट, टेंशन में आप गलती कर सकते हो। 2-2.5 मिनट तो लगेंगे सोचने में क्या क्या था। अगर ये आपके वही जो बेबी नोट्स हम बना रहे हैं कि आपकी केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी चल रहा है, अब तक तो आपको रियलाइज हो गया, पता नहीं कितनी बड़ी इनऑर्गेनिक चल रही। अगर आपकी 10 से 12 पेजेस में आ गई तो इट इन्वॉल्व पी ब्लॉक, इट इन्वॉल्व एस ब्लॉक, इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन, इट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग, बहुत कुछ आ गया। तो ये आपके शॉर्टकट नोट्स ही बन रहे हैं, आपके पीडीएफ में हमेशा, आप अपने फोन पे कभी भी देख सकते हैं इनको। तो ये देखिए कौन कौन से। अब गलती का एरिया, यहां हमने एक ही डी देखा तो dz²। यहाँ एक बार मैंने बहुत फास्ट स्पीड से बनाए क्योंकि मेरे बोर्ड के पिछले सालों के सारे नोट्स उड़ गए, तो लास्ट ईयर के नोट्स मेरे उड़े हुए हैं, इसलिए मेरे को दोबारा बनाने पड़ रहे हैं स्पीड में। एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करना। बच्चों का कहना होता है, सम टाइम कंफ्यूज होते हैं जब, कि dz² के साथ यहाँ पे आपको नहीं लगता dxz आना चाहिए। तो अगर कहीं छोटी मोटी गलती मिले तो मुझे बताइएगा जरूर, वैसे है नहीं, राइट 2 डी होंगे तो ये, 3 डी होंगे तो सिमिलर वाले। और अगर dsp2 की बात हो तो कौन सा आपके सामने लिख दे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लोन पेयर की लोकेशंस पता हो तो बेटर है, ठीक है। तो ये हो गई इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन, तो मैं भी भुगत भोगी हूँ इसकी। यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, पहले एक बार हाइब्रिडाइजेशन देख लो या ज्योमेट्री देख लो, जो भी है। लास्ट क्लास में इसके बारे में बात हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पेन नहीं ले रही कि क्या लिखा है। सीसॉ लिखा है, टी शेप आ गया, बाइपिरामिडल आ गया, लीनियर आ गया। समस्या यहाँ कहाँ से शुरू होगी, इसके एग्जाम्पल में इसके अलावा ना कुछ मिलता नहीं है। भाई ClF3 की जगह मैं BrCl3, मतलब वो इंटर हेलोजन लगाती रहूंगी, ClF3 दे दूंगी, BrF3 दे दूंगी या BrCl3 दे दूंगी, ऐसे ही खेल चलता रहेगा। बट ये एग्जाम्पल यहाँ सबसे पहले नहीं एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, बट हाइपोथेटिकली भी मैं मान लूँ तो ये एग्जाम्पल्स पे जरा आपको ध्यान देना है। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, लेकिन इंटर हेलोजन होने के साथ एक नेगेटिव चार्ज है, नोबल गैस को मैच करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया। ये कुछ खास चीजें अगली स्लाइड पे आने वाली हैं। चारों ज्योमेट्रीज आपके सामने हैं और अनदेखे आपके कुछ एग्जाम्पल जिसको आप एकदम से शॉक होते हो देख के कि क्या पूछ लिया, आपका आंसर गलत है पक्का, इसका ये आंसर होना चाहिए। अब मैं उन हिस्सों को ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी मैंने +1 में नहीं लिया, कुछ भी। तो ये गलती से भी मत सोचना कि ये तो रिवाइज हो रहा है, ये नया ही हो रहा है कुछ। अब sp3d में लास्ट क्लास में बात हो चुकी थी कि लोन पेयर कहाँ आता है, इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल के बॉन्ड लंबे हो जाते हैं, वो एडजस्ट हो गए, और इक्वेटोरियल पे 120 डिग्री का एंगल है तो लोन पेयर मैक्सिमम दूरी वहीं बना लेते हैं। यहां पर क्यों नहीं आते लोन पेयर, भाई 90 डिग्री पे 3-3 है, ये लोन पेयर इन तीनों का रिपल्शन बन जाएगा, जबकि इधर डालूं तो 120 डिग्री पे है, तो ये काफी दूर है। अगर आपके पास बाकी के जो 3, 4, 5 जो भी एटम्स हैं, PCl5, पांचों क्लोरीन है, कोई फाइट ही नहीं, अगर इनमें एक फ्लोरीन हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप क्या सोचोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन करना क्या है, आप सोचो कि जहां लोन पेयर होता है ना वहीं लगा दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, क्योंकि लोन पेयर जब आप एक्सियल इक्वेटोरियल पे लगा रहे हैं तो फ्लोरीन भी वहां लगाइए। नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों, कोई वैसे तो क्यों का सवाल नहीं पैदा होता, फिर भी याद दिलाने के लिए मेरे को इसमें समय बिताना जरूरी है। एनी गेस, ये लोन पेयर को मैं कहां रख रही थी, इक्वेटोरियल पे। मोर नेगेटिव को भी इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए था, बट मैंने मोर नेगेटिव को एक्सियल पे क्यों रख दिया, वो ज्यादा रिपल्शन नहीं दे देगा,
जब आप मेरे को थोड़ा क्रॉस करेंगे इसमें, शायद आपको याद आए पर्पस इज दिस। अनुष्का कुछ कह रही है, बॉन्ड लंबे होते हैं, तो फिर तो मैं लोन पे भी ये बात लगा सकती थी, चलो वहां बॉन्ड नहीं बनता। और कुछ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसका होगा? फ्लोरीन की तरफ, प्लेन से दूर ले जाएगा उसको। जो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला जाएगा? खींच के। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मतलब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खींच के ले जाएगा। वो उस तीनों से काफी दूर ले गया उसको। मामला तो सारा वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का है। रिपल्शन से दूर ले गया उसको क्योंकि फ्लोरीन ने अपने पास लगा लिया। तो ऑल दो इनके वाई आप अभी नहीं पकड़ सकते। अब कब पकड़ेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट दे आइए, जिसके 98 और 99 परसेंटाइल आ जाएंगे उनकी फिर ऐसे ही रिवीजन सेशन होंगे तीसरी लेयर केमिकल बॉन्डिंग की, राइट? इट शुड बी डन इन लेयर्स। सो अब आपके पास अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया, अब आएगा, अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया तो वो कौन सी पोजीशन पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हर एक का क्यों नहीं कर सकती? नॉट पॉसिबल। अगली लेयर, राइट? या किसी ना किसी क्वेश्चन के थ्रू आपको पहले याद कराना है हर एक का वाई। यही इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने अपने 12th में दिक्कत की, हर क्वेश्चन का वाई लिखना है जी। तो 6 महीने में सिर्फ 6 ही चैप्टर हुए, हर क्वेश्चन का वाई लिखना है, हो गई रिवीजन। तो थोड़ा सा स्मार्टली चलें तो ये याद रहेगा। अब नाउ ऑनवर्ड्स, PCl5 में आपसे कोई पूछता है सॉलिड PCl5 का स्ट्रक्चर दीजिए या ज्योमेट्री, शेप, व्हाटएवर, आप देते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। रॉन्ग। सॉलिड PCl5 जो है वो एक्चुअली कैटायन, और सॉलिड कब बनता है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। कोवेलेंट में कहां से तुम्हें सॉलिड मिलता है? सारे गैसेज हैं कोवेलेंट चीजें। तो जहां सॉलिड बन रहा है या तो वहां 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकेट्स वाला, या फिर पक्का उसमें आयोनिक है, तुम्हें बताया नहीं गया या तुम्हें पूछा नहीं गया या सामने नहीं लाया गया। PCl5 सॉलिड बनता ही तब जब उसमें आयोनिक फोर्सेस हैं। आयोनिक फोर्सेस पे दोनों Cl5 क्या कर लेते हैं? PCl5 एक अपना Cl दूसरे को दे देता है। कोवेलेंस तो एक्सपेंड हो ही सकता है। तो एक्चुअली दे एग्जिस्ट एज एनायन एंड कैटायन। लगाइए शॉर्टकट मेथड और बताइए मैंने ठीक लिखा है। मैंने बहुत तेज स्पीड में बनाए हैं, गलती हो सकती है, अभी बता रही हूँ। चेक शॉर्टकट मेथड से। सॉलिड में PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता ही नहीं है। तो PCl5 के आगे हल्का सा S लिखा है ना, तो हमारा आंसर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा। क्या होगा आंसर? पुरानी NCERT जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें सब में है, P ब्लॉक के अंदर ये सारा है। क्लियर है? फिर तो PF5 के साथ भी यही होता होगा। अब तो फास्फोरस के हैलाइड्स आ गए। PF5 कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, वो हमेशा कोवेलेंट रहता है, यानी ऑलवेज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो उसके बाद शुरू हो जाती है बात PBr5 सॉल्यूशन में क्या करता है देखिएगा। सॉल्यूशन में सॉलिड था, जैसे ही सॉल्यूशन में दिया एक्वस में ही, तो कैटायन एनायन और अलग होके घूमने लगते हैं। वी ऑल नो आयोनिक कंपाउंड, अगर आयोनिक बॉन्ड है तो वो एक्वस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आयंस एग्जिस्ट करते हैं वाटर की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से। देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा। PBr5 अगर गैसियस होता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती, और अगर सॉल्यूशन में ले आती या सॉलिड में, मेनली सॉल्यूशन में, तो क्या होता? टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल? क्यों? लोन पेयर कहां गया इसका? एक प्लस चार्ज का क्या मतलब है देख लो। अब क्या मैं ये मान सकती हूँ मेरी क्लास इसको शेप अपने आप बता सकती है, मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं। Pi5 भी सॉल्यूशन में ऐसे ही रहता है। बदल गई ज्योमेट्रीज, शेप्स। तो अब क्वेश्चन गलत नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं गया था अब तक, हमें एक्सपोजर नहीं दिया गया था। दैट इज द रीजन हम +1 में VK जायसवाल मना करते हैं। वहां तो 20वां 25वां क्वेश्चन ही यही है, फिर मुश्किल हो जाती है। उस वक्त वही डिटेल जरूरी होता है आपके लिए। आ जाएगा इतना सबके दिमाग में, नोट्स में तो चलो आता रहेगा। तो ये वो स्पेशल केसेस थे। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां लगता है बता दिया मैंने, याद रहेगा। देखना सही बनाया है, एक्सियल पे ही लगता था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों कहां लगा दिए? फ्लोरीन यहां पे। क्या इसका? अब डाइपोल मोमेंट, क्योंकि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर असली तो अभी आए हैं, तो डाइपोल मोमेंट लेना शुरू कर रही हूं। म्यू इसका 0 होगा। ये तीनों ये जो तीनों है ये एक दूसरे को काट देंगे, ये और ये एक दूसरे को काट देगा। अब भाई मेरे को कहां से पता चला था कि दोनों F यहां लगाए? बाद में जुगाड़ देने के लिए मैं रीजन, और तुम रीजन कुछ ही बेंज रूल या कुछ भी ले आओ। एक्चुअली जब इसका डाइपोल मोमेंट देखा गया तो इट केम आउट टू बी 0। देन वी गॉट टू नो असर्शन रीजन,
देन वी गॉट टू नो इसका मतलब दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट थे, अदरवाइज इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ सकता था। डबल बॉन्ड्स किधर प्लेस्ड होते हैं, और अब वो देख लो, लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पे, डबल बॉन्ड को जगह ज्यादा चाहिए थी, पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, शायद वहां लिखा होगा पीछे, इट नीड स्पेस, और इसको जगह 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 थोड़े ही है, तो इसीलिए इसको 120 डिग्री एंगल वाली जगह आना पड़ता है कि मेरे को जगह ज्यादा चाहिए, तो दिस दी अदर वे राउंड, एफ और एफ मैं यहां लगा दूं, रॉन्ग। इसके डायपोल मोमेंट के बारे में क्या विचार है? नॉट, हाँ नॉन जीरो, इट इज पोलर, राइट, ये नॉन जीरो होगा, परफेक्ट। तो ये जब आप नोट्स बनाएंगे तो यही है जो 7, 8, 10 पेज घेरेगा आपके। अब आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल पे, इसी तरह से sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, लोन पेयर अगर 2 हैं, ज्यादातर देखोगे 2, एक भी होता है, ऐसी बात नहीं है, 2 भी हैं तो कहाँ जाते हैं? एक्सियल पे, और स्क्वायर प्लेनर आ जाता है। जिनॉन के एग्जाम्पल लास्ट क्लास में देखे थे। स्टिल जस्ट हैव अ लुक, जो चीज रेड कलर में लिखी है मेरे को वहां लेके आना होता है आपको, अपने लिए लिखती हूँ कि इधर फोकस लेना है बच्चों का। नेगेटिव का मतलब हमेशा क्या लेते हैं? एक बॉन्ड पेयर जो बना होगा उसको तोड़ दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लोन पेयर में। वो कोई चीज अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गई, तो एक तरह से ICl5 कोई मेरे से पूछता तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, एक Cl पॉजिटिव किसी ने निकाल दिया, दे दिया मैंने एनहाइड्रस AlCl3, तो वो ले जाएगा Cl को, Cl वो तो नहीं, वो तो सॉरी नेगेटिव को लेके जाता है, मेरे को Cl एज पॉजिटिव रिमूव करना है, तो किसी भी तरीके से रिमूव किया मैंने और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये खुद क्रिएट करने भी आने चाहिए मैच मैट्रिक्स क्वेश्चंस में। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ये है, PF6 नेगेटिव, पिछली स्लाइड्स पे कुछ PF6 आया था, PF5 तो आया था, और मैंने कहा था कि ये ऑलवेज कोवेलेंट रहता है, ये हमेशा कोवेलेंट रहता है, इसमें आयोनिक का चांस नहीं है। एनीवेज एल्यूमिनियम F6 थोड़े नए नए से आ रहे हैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ। कोवेलेंस एल्यूमिनियम के 6 जा सकती है, जिनके पास d ऑर्बिटल है उनकी तो 6 जाएगी भाई, ठीक है। इफ आई से सडनली एक क्वेश्चन याद आ गया है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? P ब्लॉक का है लेकिन बनता है, विच इज मोर रिएक्टिव, SF6 और SF4? SF6 स्टेरिकली इतना क्राउडेड है, उस पर अटैक करने कोई आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो इतना स्टेरिकली क्राउडेड है, नोबडी कैन कम नियर टू सल्फर एंड ट्राई टू ब्रेक सम बॉन्ड्स और समथिंग, तो SF6 इज इनर्ट। अगर पुराना सिलेबस होता मेरे पास बोर्ड्स का तो ये आता है SF6 एक गैशियस लुब्रिकेंट है। कभी लुब्रिकेंट सुना है आपने? 2 चीजें सरफेस जिनके बीच फ्रिक्शन हो रहा है, घिस रहा है, उसके बीच में कुछ ग्रीसी डाल देते हैं, ग्रीस नाम ही वही है जो 2 पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को अवॉइड कर सके। ये गैशियस लुब्रिकेंट, गैस पे लुब्रिकेंट का काम कर सकती है, रिएक्ट ही नहीं करता किसी से, घेर रखा है इसको बुरी तरह, तो इसके रिएक्ट होने का डर नहीं है। इनर्ट है, इनर्ट है तो भाई इस गैस को भर दो 2 मशीनों के बीच, कभी वो रगड़ेंगी नहीं आपस में, ठीक है। चलिए अब कुछ दिस, एक बार ये भी देख लो जरा, ये आपका देखा हुआ केस नहीं है बिल्कुल भी। 4 नेगेटिव, राइट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की तरह सोच सकते हैं आप इसको। अब इनके डिटेल पकड़ती हूँ। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मुझे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या sp3d2 के लिए देने जरूरी लगे वो मैंने इस पे लिख दिए। अगर 2 लोन पेयर हैं एक्शियल, 1 भी एक्शियल, लेकिन 2 पे खासकर इसमें स्ट्रेस दिया जाता है। ये जो पीछे था जो मैंने आपको दिखाया, 4 नेगेटिव की जगह अगर 4 लिखना चाहिए था, ये 4 नेगेटिव की जगह 2 नेगेटिव तो नहीं आएगा, चेक करना। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट दी है, जल्दबाजी मुझसे गलती हुई, चेक करिएगा। आई हैव गिवन यू जिनॉन की +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने रेयर आई है रेडॉक्स में, राइट नहीं आई है, एक आधे टंगस्टन को छोड़ दूं डी एंड एफ ब्लॉक में मिला वो भी मेरे को। जिनॉन कैन शो +8 ऑब्वियसली, इसके पास तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के 8 पार्टिसिपेट कर रहे हैं शायद। देखना ये 4 नेगेटिव है तो यहाँ पर H4 नहीं आना चाहिए था, मैंने 4 नेगेटिव गलत तो नहीं लगाया, चेक, ठीक है। तो फिर यहां पर 2 की जगह 4 आना चाहिए था। जैसे ऑक्सा एसिड्स होते हैं, ये जिनॉन का ऑक्सा एसिड ही बन गया, H2SO4 H3PO4, तो ये क्या है H4XeO6, ये जिनॉन का ऑक्सा एसिड ही बना, पर जेनेट आयन या जेनिक एसिड। इसको क्या कह सकती हूं मैं? जैसे हेलिक एसिड होते थे हेलोजन के ऑक्सा एसिड, इसको क्या कह सकती हूं? जेनिक एसिड।
तो जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था कि जेनिक एसिड का एनायन बना के अब आपसे जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, चेक क्या ये इसी कैटेगरी में आएगी? निकाल के देखिए स्टेरिक नंबर से जिनॉन, और मेरे को तो दिख रहा है जी 6 ऑक्सीजन है। अब देखी जाएगी क्या कर रखा है। 4 ये, 5वां, 6ठा, 1 2 3 4 5 6, अरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर मेरे को हाँ नहीं आता है बच्चों, बस 1 सेकंड दे देना, सॉरी बच्चों को ज़्यादा आता है रिवीजन में, ये तो वेरी ऑब्वियस है। देखना अब हाइब्रिडाइजेशन 6 हुआ स्टेरिक नंबर, शायद लोन पेयर तो नहीं बचा कोई, तो यस sp3d2। तो कुछ भी अटपटा सा नया आ जाए तो घबराना नहीं है, आपने नॉर्मल बॉन्डिंग खोली और स्टेरिक नंबर काउंट किया और आंख बंद करके 6 7 5 जो स्टेरिक नंबर आया उससे आपने हाइब्रिडाइजेशन दे दी। क्लियर? यहाँ मेरे को कोई खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्टाहेड्रल में मिला नहीं। इसके बाद आ जाता है बताया हुआ है स्टिल sp3d3। लास्ट क्लास में वो हाँ जी, नो कमेंट्स, मेरे पास कोई इसका डाटा नहीं है कहाँ आएंगे, वरना लिखा ज़रूर होता, मतलब यहाँ हम नहीं जा पाए, राइट? तो जिसके लिए है सिर्फ उसी के लिए बता सकती हूँ। इसके इक्का दुक्का एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए कोई जनरलाइजेशन शायद बना नहीं या स्ट्रक्चर बना नहीं, ठीक है? कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल गेट टू यू। ये भी बात हो चुकी थी पेंटागोनल बायपिरामिडल, और जब एक लोन पेयर आया तो वो कहाँ आया था लास्ट क्लास? हाँ, इस पे नहीं था, इक्वेटोरियल पे था। कौन सी? एक बार देखो, अभी देखो, मुझसे गलती हो सकती है। लास्ट क्लास के नोट्स निकाल लो, मैं उम्मीद कर रही हूं बनाए होंगे। एक बार देखो, पहला लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पे आता है, जब 2 होते हैं ना तब मामला बदलता है, ठीक है? चलिए, सो जब पहला लोन पेयर आया तो आपको याद दिलाने के लिए दोबारा लिखा है कि हम भूल जाते हैं भैया, है इतना कुछ है। और जब एक भी लोन पेयर नहीं है तब आप पेंटागोनल बायपिरामिडल कहते थे। समबडी इज इंटरेस्टेड, मैंने +1 में ये करवाया है, लिखवाया है। इसमें 2 एंगल होते हैं, एक 72 डिग्री, वो जो पेंटागन में होते हैं ना वो 72 डिग्री होते हैं, और ये वाले तो 90 डिग्री हैं, बट ये मैं +1 में करा चुकी, बट जस्ट फॉर मेमोरी मैंने लिख लिया। अगेन मेरा इंटरेस्ट था जो इधर मैंने पीछे भी कुछ केसेस लिखे थे, राइट? एक केस में मेरा इंटरेस्ट है यहाँ, ये कोई कहे आपने पी ब्लॉक में लेना चाहिए था, वी के जायसवाल ने इसको पी ब्लॉक में भी ले रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी ले रखा है। XeF6 अगर सॉलिड है, कमेंट वेस्पर से इसकी शेप, जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट और जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन, तीनों चीज दीजिए। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एवरीवन सीम्स करेक्ट। 6 और 1, इसका स्टेरिक नंबर शायद 7 आएगा, 6 इसके बॉन्ड पेयर, 1 इसका लोन पेयर, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट। सेकेंड थिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 +8 +6, भाई ऑक्सीडेशन रेडॉक्स नहीं रिवाइज करा रही मैं, ठीक है? इस साल इलेक्ट्रो पढ़ाया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिनॉन के 6 और सामने ऑक्सीजन या फ्लोरीन है तो +6। शेप आ गई। आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई इसकी? sp3, परीक्षित दोबारा sp3। यार इतना धीमा बोलोगे तो मैं दोबारा तो बोलूंगी ना। लोन पेयर को छोड़ के कैसे चल सकते हो? sp3d3, आप लोन पेयर मैं बना के थोड़ी दूंगी, लोन पेयर को थोड़ी छोड़ोगे। sp3 स्टेरिक नंबर 7 है यार, फिर तो sp3d3 आना ही है। ओके, ये तो बात थी सॉलिड। हाँ जी, क्यों मैं कुछ गलत कर रही हूं? एक सेकंड बालक, मैं इसकी बात कर रही हूं इतनी देर से, वहां तो पहुंची नहीं यार, अभी तो मैं यहां हूं, राइट? सो मैं डर गई भाई, और मैं डर नहीं रही हूं, मतलब मैं रिवीजन में गलती मानती हूं, क्योंकि बहुत तेज लिखना, बहुत तेज पढ़ाना, गलती के चांस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह निकालते रहो तुम लोग, ठीक है? सो XeF6 अगर गैशियस होता तो तुम्हारी सारी बात सही थी, और अगर सॉलिड है तो सारी गलत थी। तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, ऐसे ही PCl5 था आपका भी। सारे ये हेलोजन्स ने गड़बड़ कर रखी, क्योंकि वो इधर से उधर लपक सकते हैं, राइट? तो यहां पर F6 है, तो ये किन 2 टुकड़ों में बट गया देख लो। अब दो इसकी जो तुम्हें देनी है डिटेल।
पता नहीं तुम दो, मैंने तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री बताई, शेप तो तुम बताओगे। हाँ अभी करते हैं ना शुरू, बताओ, मैं तो वेट कर रही हूँ। एग्जैक्टली मैं मतलब यही कह सकती हूँ भाई, 7 होता स्टेरिक नंबर, व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, XEF6 आप देते पेंटागोनल बाय पिरामिडल, लेकिन एक्चुअली में अब क्या हो जाएगी, मैं वेट कर रही हूं। ये तो नहीं है एटलीस्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड। गैशियस में आपसे पूछ लिया, अब मेरे को इसकी बताओ, स्टेरिक नंबर निकलवाओ भाई पहले। जिनॉन और उसके साथ 5 तो फ्लोरीन है, राइट? जो थोड़े भी कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बस आखिरी है, अब तो खत्म हो जाएगा मेरा। 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 8। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कोई इसका एक ले गया। अब गिन लो, स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 5 6 इसका स्टेरिक नंबर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ज्योमेट्री शेप होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल, एक कोना कौन उठा लेगा? लोन पेयर। अब बता दो एक्चुअल क्या हुई? बस, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल की जगह आपका आंसर होगा स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर आज के बाद आपको मिले तो वो गलत नहीं है क्वेश्चन, वो एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में कुछ और बन जाता है जो आपकी इंफॉर्मेशन से मिसिंग था। क्लियर है सबको? चल सकते हैं? अभी तो आपके पास PDF में सब लिखा होगा तो कर पाओगे। अब आ जाते हैं उन टॉपिक्स पे जो करा भी रखे थे लेकिन जो थोड़े से पेन एरिया रहते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स का फायदा क्या है, मतलब कभी मजबूरी में आपको केमिकल बॉन्डिंग छोड़ना पड़े ना, कभी सिर्फ 2 चीजें रिवाइज कर देना, ब्रिज और बैक बॉन्डिंग, ये सब छोड़ के आए होंगे सब, माने जो स्ट्रगल कर रहे हैं सिलेबस खत्म करने में। अगर इस चैप्टर से कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा किसी ने ढूंढना है जो सारे बच्चे गलत करें, गिनती के 2 या 4% बच्चे सही करें, जो टॉप रैंकर्स बने, तो ये वो हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो छूट जाता है, जनवरी में तो छूट ही जाता है अगर हम रिवाइज ना करें। तो ब्रिज बॉन्डिंग आसान पहले ले रही हूँ, बैक बॉन्डिंग डिफिकल्ट बाद में ले रही हूँ। ब्रिज बॉन्डिंग का सिंपल मतलब है जहां भी कहीं 2 मेन सेंट्रल एटम के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज बॉन्डिंग अक्सर कमजोर बॉन्ड होगा, अक्सर। नो दिस थिंग कि भी यूनिवर्सल रूल नहीं बोल रही मैं, अक्सर का मतलब है कुछ ना कुछ कभी भी बात टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सारे ब्रिज बॉन्ड ला रही हूं 2 साल में जितने आए, फिर भी मैं ये डाउट रख रही हूँ कोई एक आधा मुझसे छूट सकता है तो मेरी DPP मेरे नोट्स में कहीं जो अभी रिवीजन की दी है शायद मिल जाए, क्योंकि ब्रिज और बैक पे मैंने फ्रेश DPP इस साल बनाई है, वो दी है। एक आधा मुझसे मिस होगा तो आप लिस्ट में डाल लीजिएगा। B2H6 बोरोन हाइड्राइड, BH3 एक ऐसा, अब इस बार तो B2H6 खूब पढ़ा है हमने, पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ठीक है, और पूरी लिस्ट बनाई है कहाँ कहाँ काम आता है। BH3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसी का साथी CH4। ये था चैप्टर हाइड्रोजन जो कटा है, हाइड्राइड्स, उसमें बता रखा था कार्बन फैमिली के हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और उससे पिछली फैमिली बोरोन फैमिली के हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए बोरोन हाइड्राइड डाइमर बनता है, वो आ गया हमारा केमिकल बॉन्डिंग में। तो BH3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज नॉट प्रिसाइज, तो बोरोन ट्राई हाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं कर पाता, अपने ही जैसे दूसरे के साथ जुड़ता है। कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोरोन के 3 हाइड्रोजन होते, मैंने भी डॉटेड लगाया, ऑब्वियसली क्यों लगाया थोड़ी देर में पता चलेगा। एक बोरोन के 3 हाइड्रोजन अगर होते, हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्योंकि स्टेरिक नंबर इसका 3 था, स्टेरिक नंबर 3 होने की वजह से वेस्पर के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री प्लेनर, एक बोरोन और तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में थे, कॉपी के प्लेन में। जैसे ही B2H6 बना, भाई ये कैसे बना होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने पूरे बॉन्ड पेयर को लेके कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हाइड्रोजन मूव कर सकता है, आप जानते हैं, हैप्पी टू लीव, समटाइम एज प्लस समटाइम एज माइनस। सिमिलरली नीचे वाला हाइड्रोजन भी झूलता रहा, एक हाइड्रोजन आया इस वाली यूनिट से, एक हाइड्रोजन आया इस वाली यूनिट से। इस पूरे में अगर मैं देखूं 2 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 न्यूक्लियस को बांध रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर कभी इधर कभी इधर, 3 न्यूक्लियसेस उस लालच में बंधे हुए हैं। आधे टाइम के लिए तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो ही रहा है, तो बंधे हुए हैं। बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप शेप रिजेंबलिंग अ बनाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड। और ये क्या इसमें 6 हाइड्रोजन सेम है? नहीं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड छोटे होंगे,
जो बाहर की तरफ है एच ए इज नॉट एक्शियल हेयर, ए मतलब मेरे को एक्स वाई या ए बी कुछ नाम देना था, इसको बी इसलिए दे दिया कि ब्रिज बना रहा है, तो जब इसको बी दिया तो इसको लगा चलो ए दे देते हैं, तो दिस इज ब्रिज हाइड्रोजन एंड दीज टू आर टर्मिनल हाइड्रोजन्स. अब बोरेन इज सो पॉपुलर बिकॉज जितना सिलेबस काटा है उसमें से क्या क्या चीज कहां कहां एडजस्ट हो सकती है, ये काफी जगह एडजस्ट हो रहा है. तो अब आपके पास डायबोरेन में दो सवाल पूछते हैं मेनली, क्या ये प्लेनर है? नहीं. क्यों भाई? क्योंकि अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3. कौन कौन प्लेन में है? हाउ मेनी ऑफ देम आर इन सेम प्लेन? ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में देखा गया. एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स हैं आप भरिए, 2 बोरोन और वो 4 H, कुल मिला के 6 तो गए अलग प्लेन में, और ये 2 जो H थे ये बिलो द प्लेन चले गए. डैश से पता चल रहा है ना, बिलो द प्लेन, बाकी सारे अबव द प्लेन. 2 बोरोन 4 हाइड्रोजन, अब 4 लिख दिया तो इतना तो आप बच्चे कर लेंगे कौन से वाले हैं, और जहां 2 लिखा है वो भी आप समझ लोगे कौन से वाला है. तो इट इज नॉन प्लेनर, सारा एक प्लेन में नहीं है, ये अगेन नॉन प्लेनर हो गया. और नॉन प्लेनर पता चला sp3 हाइब्रिडाइजेशन से. ये बॉन्ड ब्रिज वाला बहुत कमजोर होगा. क्यों कमजोर होगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3 के बीच में घूम रहे हैं, तो बॉन्ड लंबा होना तय है. ये बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, छोटे होंगे, और इसको 3c2e की कैटेगरी में डाला जाता है. 3 न्यूक्लियस, 3 सेंटर्स शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. 3c2e ये पूछा गया है जेई में. 3c2e इनमें से कौन कौन से हैं? काफी मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि 3c2e के नाम पे एक अकेला लेके घूम रहे होते हैं हम, कोई और अनदेखा आ जाता है, बस वहीं दिमाग खराब. ये B2H6 तो है, लेकिन दूसरे का सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 3 ही घंटे हैं. क्लियर है डायबोरेन सबको? तो मैं उससे बचने के लिए सारे डाइमर एक साथ ले आई. बच्चों से ये मिस होता है, ये हमारे माइनर टेस्ट का तजुर्बा है, ये मिस होता है. तो हर बार माइनर टेस्ट से जो गलतियां वो लाते हैं, फिर क्वेश्चन बदलने पड़ते हैं कि देखे हुए आगे. कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहाँ डिस्कस हुआ रेडीमेड आ जाए आपका, ये एक्सपेक्ट मत करना. Al2Cl6 देखा हुआ, सुना हुआ, पी ब्लॉक में खूब डिटेल में लिया हुआ. चेक जो लिखा है समझ आ रहा है, और अलग कलर से लिखा हो तो खासकर. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम और प्लेनैरिटी कमेंट. sp3 और प्लेनैरिटी नॉन प्लेनर. और 3c4e समझ आ गया. पिछले वाला क्या था? 3c2e, ये हो गया 3c4e. फिर हमने ये सोचा था लास्ट ईयर, जब इतना पढ़ा दिया तो बच्चे तो पकड़ ही लेंगे, बट है तो इनऑर्गेनिक, कैसे प्रिडिक्ट कैसे कर लें? तो इस पे अटके थे, तो इस बार इस पे मैंने लिख दिया कि जी सब आ जाएगा. ये इसके बारे में कुछ भी ऐसा जिसमें आपको लगे नहीं तो बताना चाहिए आपको. वो 3c 4e 4e 4c, हाँ जी Cl है, हाँ अच्छा हाँ यस, फर्क होगा बॉन्ड में, एंगल में नहीं, बॉन्ड लेंथ. ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा डेफिनेटली. और यही छोड़ा था नोट से टेस्ट में डालने के लिए. एक क्वेश्चन गया मेरा, राइट. यही जब तुमसे ले ली थी शीट की, मैं सारी नहीं दे सकती तुमको, इसमें 4 क्वेश्चन रोक रखे हैं. दिस वॉज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम माई माइंड कि डालूंगी दिमाग खोलने के लिए, बट अब ये नहीं डलेगा, ये बॉन्ड लंबा होगा. वापस आ जाओ भाई, 3c2e पे कमेंट करो. बेरिलियम में कुछ कमेंट करो, बताओ क्या है ये, मतलब या नहीं बोल ही नहीं सकते मैम, पूछ कैसे रहे हो आप? इसके बारे में कमेंट चाहिए यार. 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कोई चक्कर ही नहीं, कोई कॉमन ही नहीं है चीज जो मैं ऐसे गोला सा बना के पूछ लूं आपसे. ये बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये बॉन्ड में भी, नथिंग स्पेशल. 2c2e है दोनों बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन थोड़ी कूद फांद कर रहे हैं, राइट. तो 2c2e है इसके अंदर, तो मतलब नॉर्मल बॉन्ड है कह सकते हैं हम. अगर भाई Be अकेला होता BeCl2, इसका मतलब ये मत ले लेना सॉलिड में sp बोल रही हूँ. क्लास 11 जब हम पहला हाइब्रिडाइजेशन का sp केस लेते, जब तक पाई बॉन्ड भी नहीं आता कि मैं C ट्रिपल बॉन्ड बता लूं, पहला केस हमारी मजबूरी है BeCl2 लेना पड़ता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओनली ऑन कॉपी. अगर बनता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती? sp ज्योमेट्री लीनियर. सॉलिड है तो पॉलीमर. हाइब्रिडाइजेशन
नॉन प्लेनर, नॉन लीनियर तो है ही है, नॉन प्लेनर भी होगी sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर तुम BeCl2 को किसी तरह से गैशियस में ले आओ, ये वही डिलीटेड सिलेबस है एस ब्लॉक का जो काटा है और जो सारा बॉन्डिंग में डाला है, तो भी ये डाइमर है। चेक sp2 करेक्ट या मैंने गलत किया? तीन ही बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, ये डेफिशिएंट है, अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तभी तो गैशियस हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है, टेम्परेचर के दम पे एग्जिस्ट किया हुआ है, वरना तो ये वापस किस में कन्वर्ट होगा भाई? और BeCl2 यूनिट्स लाओ, पास पास आए और हम फिर से पॉलीमर बनाए। तो BeCl2 सॉलिड, BeCl2 वेपर इज नॉट एक्चुअली BeCl2 मोनोमर, दे आर डाइमर और पॉलीमर। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ ब्रिज बॉन्ड अक्सर डाइमर्स या पॉलीमर्स में ही मिल रहा है? तो कहा जा सकता है यूनिवर्सल सा लग रहा है अभी तो एक ही है इसमें। तब भी जब पी ब्लॉक की मैंने आपको शीट दी थी, एक क्वेश्चन अड़ा था और मैंने टाइम बोरो किया था कि भाई अभी सोच के बताऊंगी ये कब बताना है। तो तब का अड़ा हुआ आज जब मैं पढ़ रही थी मुझे याद आया और मैंने इसमें डाल लिया कि ये बॉन्डिंग में ही लिया जा सकता है। तब रटाना बुरा लग रहा था पूरा। तुम लोग देखो इस पे मैं थोड़ा अटकी हूँ, पी ब्लॉक पढ़ाते वक्त अटकी हूँ कि कैसे बताऊं बच्चों को। अब ध्यान से देखो और मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए होगा, आराम से देखो। मेरा सवाल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अकेला होता तो आप दे ही दोगे, वो तो पूछना ही नहीं है, sp3d2। सो द पॉइंट इज it's not hybridization which is your problem, which is to be again and again learned, it's the cases। तो कभी भी केमिकल बॉन्डिंग सेल्फ स्टडी करें तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने नहीं बैठना आप। दीज वेराइटी ऑफ केसेस अभी कहाँ से मिलेंगे? कोई किताब नहीं है, कोई वीडियो मत सर्च कर लेना भाई सारे बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स इन वन वीडियो, पॉसिबल ही नहीं है। आप क्वेश्चंस करते जाओगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे और अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। कोशिश मेरी है कि सारे ले आऊं। स्टिल sp3d2 जो लोग बता सकते हैं वो ध्यान से एक चीज और देखिए, ये दो येलो लोब्स क्या बनाए हैं मैंने, व्हाट आर दीज? लोन पेयर्स। लोन पेयर को इंक्लूड किया है ना, राइट? सिंगल लोब बनाया है क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप ये होती है। कोई गलती से इसको p ऑर्बिटल ना समझ बैठे, या एस तो खैर नहीं लगेगा आपको क्योंकि लोब बनाया हुआ है। ये लोन पेयर्स हैं जो स्टेरिक नंबर में काउंट करने, 1 2 3 4 5 6, इन सब पे छोटा सा लोब है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद एस हो या पी हो सबकी शेप सेम हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, एवरीथिंग, शेप एवरीथिंग। I2Cl6 अगर तुम लिक्विड में ले आए फिर धोखा दे देगा, लिक्विड में दो आयंस में बट जाएगा। चेक। इसकी और इसकी शेप, अगर ये ऊपर जैसे डाइमर बना हुआ था सॉलिड में तो इसकी ज्योमेट्री ठीक है, प्लेनर तो नहीं है, सॉरी ये प्लेनर कन्वर्ट हो गया sp3 होने के बावजूद, राइट? लोन पेयर्स किस में आ गए? तो अपने आप इसकी प्लेनरिटी आ गई और यहां पर अब क्या हो गया? बेंट और स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। यानी यहां एक ही चीज है, बस किसी तरह से याद कर लें। जब एक ही साथ आ गया तो आई होप याद कर लेंगे। नो मोर एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स इन पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एनी अदर चैप्टर। यू विल फाइंड एवरी स्ट्रक्चर वी आर डिस्कसिंग हियर। आगे चल सकते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ लूं मैं अब, सॉरी। अब होपफुली सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज बैक बॉन्डिंग। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रही क्योंकि वो सारी ऑर्गेनिक में इतना चला है कि मुझे लगता नहीं मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर भी बना रही है। अब मैं ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का डाइमर यहाँ नहीं ला रही क्योंकि वो ट्रू बॉन्ड की वजह से डाइमर नहीं बन रहा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डाइमर बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आप पे छोड़ रही हूँ। किसी को लगे कि नहीं हमें PDF में नोट्स चाहिए तो आई अपलोड, जो जो कहेगा उसके हिसाब से देखूंगी, ज़्यादा लोगों को चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। बैक बॉन्डिंग में एक सबसे बड़ी चीज होती क्या है, नई थ्योरी लिखवा रही है आपको। अब आपने कोई एक्सप्लेन नहीं करना अपने आप को। बैक बॉन्डिंग क्या होती है आपको अभी समझ आएगा, लेकिन उसकी वजह से 4 एरियाज पकड़ने पड़ते हैं। 4 इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है मेरे को बैक बॉन्डिंग में। बैक बॉन्डिंग नाम बता रहा है, कुछ उल्टा हो रहा है, वो यही दिखा दूंगी उल्टा क्या हो रहा है।
लेकिन पहली चीज में एक बात पे जो बच्चों से मिस हो रही है चीज, डेफिनेशन में एक फ्रेज बहुत खराब जाता है। ये मैंने जितना +1 में कराया था वो दोबारा करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे डाले हैं। तो पाई बॉन्ड बनाता है अक्सर, मैंने अक्सर बोला है। अब आज आप चेक करोगे कहाँ पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, कि मेरे को जनरल लिखना चाहिए था कि ऑलवेज लिखना चाहिए था, ये आपका फीडबैक होगा। पाई बॉन्ड बन रहा है जहां भी आप बैक बॉन्डिंग देखते हैं। लेट्स सी, बैक बॉन्डिंग ऑलरेडी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच हो रही है। जब ऑलरेडी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच एक और बॉन्ड बन रहा है तो फिर वो तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो जब आप इसके ऊपर डिफिकल्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस चूज करते हैं ना जेईई एडवांस में, या जब नीट में आता है ये 11 स्टेटमेंट्स हैं, चूज इसमें से कौन कौन सी करेक्ट है, तब आपको समस्या बनती है कि बैक बॉन्डिंग इज अ पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दिस एक पेज लंबी डेफिनेशन। पाई बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग ऑलरेडी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच हो रही है। यस तो वहां डेफिनेशन से मुझे एक ही फ्रेज बहुत अच्छा लगा कि पाई बॉन्डिंग, अब सोच में आए ना आए, समझ में आए ना आए, चिपका लेना। फिर भी आज सारे बैक बॉन्डिंग के केसेस हैं, बता देना मैम ये जनरल ठीक ही लिखा है, और अगर आप कहोगे तो जनरल हटा के ऑलवेज भी कर देंगे। तो ये अभी शब्द आप लोग डिस्कस करके बताएंगे। बोरोन हैलाइड्स के थ्रू मैं बैक बॉन्डिंग समझाने की कोशिश करती हूँ। बोरोन का ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम कहते हैं जैसे हाइड्रोजन ने बनाना बॉन्ड बना लिया था और B2H6 बना था, वैसे ही B2F6 बन जाना चाहिए। बट मैं बाहर वाले से उधार तब मांगू ना जब मेरे पास पैसा ना हो, मैं देखूँ अंदर है मेरे किसी फैमिली मेंबर पे तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों किसी के साथ एक वीक बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट करने जाए और वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर और कर लें अपना। तो उसके चक्कर में हमने आजू बाजू देखा तो फ्लोरीन पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन पे लोन पेयर था नहीं, कि B2H6 तो बन गया, B2F6 नहीं बनाना मेरे को। लोन पेयर जब है और बोरोन पे खाली ऑर्बिटल है, हो गई बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड बना। अब बैक क्यों बोला? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जो तुम्हारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखे बैठी है, खींचना जिसका काम है वो उल्टा तुमको दे रही है, तो बैक हो गया ना। अपने नेचर से तो उल्टा ही काम किया जा रहा है, तो ये क्या बन गया? पाई बॉन्ड। इस वजह से BF3 इज फुली सेटिस्फाइड, इसको डाइमर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली अगर मैं BCl3 ले आती, उसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन उसकी बैक बॉन्डिंग में एक प्रॉब्लम होगी, वहां पर 3p से 2p में काम थोड़ा स्ट्रांग नहीं होगा। 2p से 2p वन ऑफ द बेस्ट बैक बॉन्डिंग एंड सो ऑन। तो एक्सटेंट ऑफ ये रेपिटेटिव क्वेश्चन ऑफ जेईई एंड नीट, रेपिटेटिव। तो ये आपके पास क्या है? एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल, अच्छा ऑर्बिटल ओवरलैप। तो सबसे सेटिस्फाइड कौन मिला मेरे को? BF3। बाहर वाले से कुछ मांगना ही नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करने पड़े। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज क्या होती है? एसिड, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड बनेगा ही नहीं। लुईस एसिड स्ट्रेंथ इज वीकेस्ट ऑफ BF3 और Bi3 इज, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बहुत बर्बाद थी, उसका 5p उसका 2p क्या ही ओवरलैप हुआ, इसको बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर मांगना पड़ेगा। ये लुईस बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा, ये लुईस बेस के साथ सॉल्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, ये थी डेफिनेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। और इस पे स्ट्रेस था पाई बॉन्ड, कि आपको पाई बॉन्ड वाली बात बन जाए, समझ आ जाए। अब आते हैं इस पे क्वेश्चंस। इसके तो क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डाउट ही इससे कर रही हूँ कि आपके डाउट जो आएंगे असली बैक बॉन्डिंग पे आएंगे। CF4 की बॉन्ड, ये सेम क्वेश्चन +1 में कराया हुआ है मैंने आपको विद दिस वैल्यू। CF4 में कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी। ये कार्बन है और उससे पहले पीरियड में बोरोन आता है। बोरोन बड़ा है, उसका बॉन्ड वीक होना चाहिए, लेकिन बोरोन और फ्लोरीन के बॉन्ड में एनर्जी उससे ज्यादा लग रही है, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड तो फिर स्ट्रांग ही होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ही लगेगी, और वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। अगला क्वेश्चन, BF4 नेगेटिव और BF3 की हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर कराऊं, ज्योमेट्री कंपेयर कराऊं, बॉन्ड डिसोसिएशन कंपेयर कराऊं, कुछ भी कंपेयर करा लूं, चारों में से एक स्टेटमेंट गलत या सही ढूंढवा लूंगी। चेक मैंने क्या किया है, क्यों इसका बॉन्ड और इसके बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ, यहां पर BF छोटा बॉन्ड क्यों है?
जबकि दोनों जगह बोरोन और फ्लोरीन है। यहाँ बैक बॉन्डिंग का स्कोप नहीं छोड़ा, चौथा फ्लोरीन खुद ही आ गया, यहाँ बैक बॉन्डिंग है, सब कुछ सेम होते हुए भी बॉन्ड इसका छोटा। बॉन्ड लेंथ पूछ लिया तो छोटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लेती तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती। तो ये तो हुआ फर्स्ट लेयर ऑफ क्वेश्चन, जो मैं ना भी रिवाइज कराती तो आप लास्ट ईयर के अपने जहां भी पढ़े थे वहां हर जगह इतना जरूर बताया गया होगा, ये एग्जाम्पल तो मिलता है। अब आ जाते हैं, ये भी बहुत टिपिकल है, ये भी कुछ साल पहले का आपका एनसीईआरटी का ही है, +1 जो काट दिया है पी ब्लॉक का, केमिकल कंपाउंड्स वाला डिटेल जो काट दिया है वहां से है। दूसरी बात, बैक बॉन्डिंग में, पहली बात बैक बॉन्डिंग में क्या स्ट्रेस दिया, पाई बॉन्ड। दूसरी बात, बैक बॉन्डिंग अक्सर, अगेन अक्सर, आप बताएंगे ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन पे भी असर डालती है। अब हाइब्रिडाइजेशन पे असर पड़ रहा है तो स्टेरिक नंबर पे असर पड़ रहा है, स्टेरिक नंबर पे असर पड़ रहा है तो ज्योमेट्री पे पड़ रहा है, ज्योमेट्री पे पड़ रहा है तो डायपोल मोमेंट पे। 5 चीजें लिखने के बजाय मैंने 2 लिख दी, बाकी सब अपने आप अंदर आ गया। जब डायपोल मोमेंट पे असर पड़ रहा है तो भाई शेप, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह पे तो पड़ ही रहा है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। और आज एक डाउट आया था, जब वो भी मिल जाएगा इसके अंदर, आप में से कोई मैम से पूछ रहा था उस वक्त फॉस्फोरस वाले केस में, चेक क्या दोनों sp3 हैं, सुने हुए केस हैं, अमोनिया और टर्शरी अमीन, दोनों लुईस बेसिस हैं। यस, कौन सा अच्छा बेस है, टर्शरी अमीन। 3 मिथाइल ग्रुप अपने इंडक्टिव इफेक्ट से और बांट रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो दोनों के दोनों लुईस बेस हैं, अच्छे बेस हैं ऑर्गेनिक के हिसाब से, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों का स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर। लेकिन जैसे ही मिथाइल की जगह, मिथाइल में कौन है, कार्बन, कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन, मिथाइल की जगह सिलाइल लगा दिया, CH3 इज मिथाइल, SiH3 इज सिलाइल। तो जैसे ही मैंने सिलाइल लगा दिया, उससे क्या कुछ फर्क आया, हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनैरिटी वगैरह वगैरह, डायपोल मोमेंट ऑफ कोर्स। तो जैसे ही मैं बनाने चलती हूं, ऐसा ही होना चाहिए था, टर्शरी अमीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लोन पेयर, लेकिन सिलिकॉन के पास अब मैंने कौन सा ऑर्बिटल बनाया, P नहीं D। तो आपके पास बहुत ही खराब क्वेश्चन जो अभी आपकी आज की डीपीपी जो लास्ट क्लास की मिली हुई है उसमें है, इनमें से किस में p पाई d पाई बॉन्ड है। आप एक्सपेक्ट करोगे सजा के दिया होगा, बच्चों हम ना बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोचना शुरू कर दो। नहीं, 7 स्ट्रक्चर दिए, 10 दिए, 12 दिए, इनमें से किसमें p पाई d पाई बॉन्ड है। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वैसे ही देख लोगे, पाई बॉन्ड p पाई है कि d पाई p पाई है। एक एग्जाम्पल ये दे रखा होगा, उस वक्त सपना नहीं आएगा ये वाला बैक बॉन्डिंग से। गलती से भी अगर हिंट लगने दी कि हम बैक बॉन्डिंग दे रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन सब कर लेंगे। इट्स ओके, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, सारे थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। फिर ये सोच लेना मेरे आगे जो बैठा है वो भी कर रहा है, मेरे बाजू में जो बैठा है वो भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, हाँ ठीक है, ये तो सबका सही होगा, ये उन क्वेश्चंस में से है। लेकिन आपको पता ही नहीं लगता कि इसमें भी बैक बॉन्डिंग आनी है। मेरी तो कोशिश होगी मैं खूब डाल दूं, पता ही ना चले आपको। एग्जाम्पल सारे आपके अभी ले आऊंगी। तो अब अगर आप इसमें सोचें तो जो बैक बॉन्डिंग है वो फिर से पाई बॉन्ड बना है। अब ये आपकी समझ होगी पाई बॉन्ड कौन से वाला बना है, वो आपको समझना होगा। अब ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिख रहा है मेरे को, अभी तो हाइब्रिडाइज दिख रहा है, लेकिन अब तो अनहाइब्रिडाइज हो जाएगा ना, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है, राइट। जैसे ही मैं ये पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कर दूंगी इसको, ये तो अनहाइब्रिडाइज माना जाएगा, इधर गया। एनीवेज, तो ये p पाई d पाई बॉन्ड हो गया, सिलिकॉन का d और नाइट्रोजन का p मिलके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, राइट। तो इस तरह से आपके पास बैक बॉन्डिंग आई। अब जरा इसका स्टेरिक नंबर बताना है बच्चों। अगर ये पाई बॉन्ड बन जाता, अब बना दो नीचे, थोड़ा सा शक्ल दिखने लग जाए इसकी कैसा बना है। तो जैसे ही इसका पाई बॉन्ड बन गया तो लोन पेयर तो उड़ गया, नो मोर। लोन पेयर किस में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, मान गई, बैक बॉन्डिंग और है ही क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। तो अब तो स्टेरिक नंबर 3 रह गया, 3 रह गया तो ज्योमेट्री क्या हुई, प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp, और डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट इसका 0, डायपोल मोमेंट 0 बच्चों, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम हो जाएगा इनका। 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ज्यादा है, तो मैं तो सोच रही हूँ मेरे से डायपोल मोमेंट पूछा जाएगा, अगले पूछ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। तो ठीक है, ये नॉन पोलर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लगे रहो तुम, साइज है बड़ा है, बॉन्ड वीक होगा। बॉइलिंग में बॉन्ड नहीं वीक होता, बॉइलिंग में बॉन्ड टूटता भी नहीं है। इट्स अबाउट इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि मैं रुक जाऊं कि नहीं मैम बहुत ज्यादा हो गया, समझ पा रहे हैं? अगला, इस सारे डिटेल पे क्या क्या पूछ सकते हैं, चेक स्टेटमेंट्स। क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप आज के बाद इससे रिलेट कर पाओगे, बैक बॉन्डिंग से? These are my question statements. Non-polar, planar, not basic. Polar, Lewis base, and non-planar. This all is due to a special bonding, that is back bonding. Clear है? तो ये तो बैक बॉन्डिंग उतनी चल रही जितनी आपको पढ़ाई जा चुकी थी लास्ट ईयर भी, तो सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि आप लोग खुद छोड़ ना बैठे इसको। चेक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, मन नहीं है पढ़ाने का, दिखा रही हूँ, कर लोगे क्योंकि ज्यादा बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। वही जैसे आपने बोरोन के देखा है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो तो बोरोन ही तो बन गया। मत करो भाई धमा चौकड़ी, इधर आ जाओ। तो कार्बन पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको बोरोन ही तो बना रहे हो, वेकेंट ऑर्बिटल देके। तो ये एक्सप्लेन तो ना करूं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। अब जो डीपीपी मैंने दी हुई है उसमें एक क्वेश्चन था बाय चांस, और वो बच्चे डाउट्स में ले रहे थे, और ये आज के डिटेल में था ही था, बैक बॉन्डिंग को लेके कुछ खास। इससे पिछले तक की बैक बॉन्डिंग इज जेई मेंस नीट एक्सपेक्टेड पार्ट, जहां अगर कुछ आया तो मुझे लगता है हम याद रख पाए तो हम कर लेंगे। ये है डेप्थ, जहां हम पकड़ते हैं जेई एडवांस को। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम हो जाती है अगर जो एटम है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जो मांग रहा है, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल जिस पे लोन पेयर लैंड करना है आके, उसके पास पहले से एक लोन पेयर ऑलरेडी मौजूद हो। खुद के पास अगर लोन पेयर मौजूद है और वो पेरिफेरल एटम से बैक बॉन्डिंग मांग रहा है, थोड़ा रिपल्शन आएगा, थोड़ी समस्या आएगी, एक्सटेंट वीक हो जाएगा, और ये थर्ड पीरियड में देखने को मिलेगा। यानी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अभी तक बैक बॉन्डिंग सेंटर में कौन था? नाइट्रोजन। सेंटर में नाइट्रोजन था या C+ कार्बन? सेकेंड पीरियड चल रहा था। अगर अब सेंटर में NH3 की जगह में PH3 ले आई और उसके साथ सिलाइल लगाया, यानी कि मैं फास्फोरस के साथ SiH3 लगाती और उधर किसके साथ लगाती, जो लगाया पिछली स्लाइड पे, नाइट्रोजन के साथ SiH3। बैक बॉन्डिंग दोनों में है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगा वो देखिए। तो दोनों में ही है लोन पेयर भी, चेक करो। एक बार रिलेट करना जो मैंने बोला, कुछ कंफ्यूजन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कुछ कंफ्यूजन आना चाहिए। लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे भी है, फास्फोरस पे भी, ये क्या बात हुई? यस, नहीं नहीं, सिलिकॉन पे नहीं बोल रहा, सेंट्रल एटम पे बोल रहा है। दोबारा देखो, जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, मांग तो वही रहा है, जिस पे जा रहा है उसी पे लोन पेयर हो, रेदर जिस पे खाली ऑर्बिटल है अगर उसी पे लोन पेयर हो। हाँ, तो मुझे बताओ नाइट्रोजन और सिलाइल में कहां से कहां जा रहा था? इधर कहां से कहां जाएगा? उल्टा। सिलिकॉन पे लोन पेयर है, क्यों जाएगा? डी ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ये याद रखिएगा, एक्सटेंट ऑफ पी पाई ओवरलैपिंग, लुइस, ये यही चल रहा है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, लुइस एसिड कैरेक्टर उतना ही कम होगा। ये हम, हाँ जी, क्या बताना है? एक बार खुद देखो आप लोग, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हुआ है, मेरे बोलने के तरीके में हुआ है, फास्ट स्पीड में, चेक करो। दोबारा आंसर दो, शायद आंसर उल्टा आ जाए अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हुई है तो। यार 3p पे बात नहीं हो रही ना यहाँ पे, आपको इस पॉइंट को लगाना है। एक बार 3p को साइड पे रख दो ना, मेरे को ये पॉइंट लगाना है, फिर सोचो। अगर उससे आ रहा होता तो एक्स्ट्रा पॉइंट लाना ही ना पड़ता ना, वो सोचो।
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में मैं कह रही हूँ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस इफ एटम हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल. वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास है यहाँ पर? सिलिकॉन के पास. सिलिकॉन को नाइट्रोजन दे रहा और अगर मैं मानूं सिलिकॉन को ही फॉस्फोरस दे रहा हूं, पर सिलिकॉन प्रिसाइज है, बट ठीक है, बॉन्डिंग तो होती होती है. मुझे लगता है इसका एग्जाम्पल मुझे ये कोट करना चाहिए था. वेट, मैंने एग्जाम्पल गलत कोट किया, कॉन्सेप्ट सही है. आई थिंक ये कहना चाह रही हूं मैं. आई थिंक ये कहना चाह रही थी और जल्दबाजी में एग्जाम्पल गलत लिखा है. चेक. अब बात बैठती है, बैठ जाएगी. इसे एक बार लिखते वक्त और डिस्क्रिप्शन में लिख देना. अच्छा है, इस पे अगर इतना डिस्कशन हुआ है, रेदर इतना टाइम स्पेंड किया, तो अब आप इत्मीनान से लिखेंगे, याद रह जाएगा. क्लियर है? डायपोल मोमेंट देखना, इन सब का जीरो लिखा है मैंने. कोई गलती जल्दबाजी में हो जाती है यार, देख लेना. मैंने पीसीएल के बाद गैशियस लिखा है. अब आदत देख लो, सॉलिड लिखते ही मेरे को टोको. मैम सॉलिड गलत लिखा है क्योंकि पीसीएल 6 और पीसीएल 4 हो जाते हैं वो. अब ये जो छोटा छोटी डिटेल है ये आपको पकड़ना पड़ेगा, राइट? एनीवेज, डायपोल मोमेंट का ट्रेंड जस्ट इकट्ठा कर दिया. मुझे पता है ये टॉपिक ऑर्गेनिक में, एक नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग में इतना चला है कि आता होगा, जस्ट आपकी आंखों के आगे से निकालना है. दिस दिस दिस, एनी इशू? ये सारे जीरो थे. ये कुछ ट्रेंड्स. डायपोल मोमेंट Q इंटू डी, बॉन्ड डिस्टेंस इंटू चार्ज सेपरेशन. Q इंटू डी. Q मीन्स चार्ज, डिस्टेंस तो आपको पता है, ये बॉन्ड लेंथ. ये तो इस साल के अल्काइल हैलाइड में भी आया था और ये भी आया था. जितने क्लोरीन आते जाएंगे वेक्टर एडिशन में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा थीटा यानी कि डेसिमल से मल्टीप्लाई होके कम होते जाएंगे. सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट एल्काइल हैलाइड का, मोनो हैलाइड का. सबसे कम कार्बन टेट्राक्लोराइड का, दैट इज 0. ये भी इस साल का एनसीईआरटी में है कि CCl बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है CF के मुकाबले, जबकि चार्ज सेपरेशन इसमें ज्यादा होता है. Q इसमें ज्यादा है बट बॉन्ड डिस्टेंस इसमें ज्यादा है. Q इंटू डी का फाइनल प्रोडक्ट इसका बड़ा आया, इसका छोटा आया. जबकि फ्लोरीन देखते ही हम हाईली पोलर में डाल देते हैं यूजुअली उस चीज को, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. मेरे को डायपोल मोमेंट सिर्फ एक चीज के लिए लेना था, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें काफी गंदे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने डाले हुए भी हैं आपकी रिवीजन शीट में. अगेन अक्सर ऑर्थो, मेटा, पैरा, अगर सिमिलर दोनों जगह पे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब पता है क्या है? दोनों चीजें सेम हो, फिर ये होगा. ऑर्थो का सबसे ज्यादा, थीटा जितना कम उतना, मतलब एंगल जितना कम उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होता जाता है. तो ये, बट प्रॉब्लम ये तो है ही नहीं ना. ये तो एनसीईआरटी बेसिक में मैं अच्छे से करा दिया. अब तो प्रॉब्लम आती है अगर दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम ना हो तो क्या. ये देखिए, पहले बताइए ये ठीक लिखा है, और इसको देखते ही कुछ लोगों को तो याद आएगा कि ऐसी कोई बात हुई थी और इसके क्वेश्चंस आपको हर पास्ट ईयर बुक और जहां भी थोड़ा भी आपने पढ़ी होगी तो ये मिला होगा. ये भी 0, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन. लेकिन मतलब आप बड़े आराम से एंटिसिपेटेड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं कि ये तो हर कोई कराएगा ही कराएगा. इसका नेट कहां आएगा? सॉरी, यहां. इसका नेट कहां आएगा? यहां. दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, काइंड ऑफ ऑपोजिट, लेकिन ऐसे नहीं है ऑपोजिट के मैं 0 कर सकूं. तो इसी तरह से आपको ये डायपोल मोमेंट के ये केसेस थोड़े ध्यान से रखने होंगे. आपको वेक्टर एडिशन अब फिजिक्स मैथ्स में आ गया होगा. तो आज की क्लास में एक डाउट आया था, मैं वो आप लोगों की बुद्धि पे छोड़ूंगी. मैं यहाँ
ये याद नहीं आ रहा क्या डाउट था जब वो ममता मैम को घेरे बैठे थे, क्या क्वेश्चन आया था? एक तरफ क्या था? थोड़ा कोई एक जना बोल दो। CL था ऑर्थो पे, और दूसरा केस वो तो सारे कर ही लेते। अच्छा, शायद मैं समझ पाई हूं। इन दोनों में किसका डायपोल मूवमेंट कम होगा? अब मैं उसको थोड़ा इजी कर देती हूँ, पूरा तो मैं नहीं लिख सकती। करो, मोहित थे तुम उस वक्त? अच्छा, जो नहीं था उनमें से कोई जवाब देने की कोशिश करो। अविरल थे तुम उस वक्त? अब सोचो किसका कम, परीक्षित सोचो। मैं ये चाह नहीं रही थी कि आप डाउट में किसी टीचर से हेल्प लें, खुद फंसे घुसे, फिर अपने आप को 24 घंटे का टाइम दे, फिर दोबारा देखें और फिर टेस्ट से पहले हमसे पूछिए, मतलब अगली क्लास चाहे 11 बजे 12 बजे। क्यों? दोनों में थीटा तो सेम है, इसलिए मैं थीटा का तो लॉजिक लाऊंगी नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए क्या है? बेसिक अप्रोच सेम रखो, बेसिक अप्रोच मत बदलना। एरो बनाए बिना या दिमाग में एरो सोचे बिना आंसर मत देना। डबली बॉन्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 एज कंपेयर टू sp3। तो अब मिनिमम में कौन आएगा भाई? ये तो नेट इसमें जा रहा है, मतलब ये क्या क्या बोलूं, मतलब वेक्टर एडिशन मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, मेरे तो शब्द अच्छे नहीं होंगे, आप मेरे को गलत कर सकते हो, तो कुछ बेटर वर्ड्स क्या दे सकते हो बानी? सिस आइसोमर का अक्सर देखा गया है डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का तो अक्सर जीरो ही होता है, राइट? अगर दोनों सेम है, दोनों CL ट्रांस है तो जीरो होगा। लेकिन इसका तो जनरल बिल्कुल सही है भाई, नीचे एक्सेप्शन लिख दिया है, चेक। तो आप ये नहीं कह सकते ऑलवेज ट्रांस आइसोमर। हाँ, जो दोनों चीजें हैं वो सेम है, फिर तो ऑब्वियसली ट्रांस नॉन पोलर होगा। लेकिन यहां पर ट्रांस क्या नॉन पोलर है? सारा खेल किसने बदला? एरो ने। बहुत ध्यान से, क्योंकि यहां सिस ट्रांस ना इसके दम पे चल रहा है, जो नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है? तो थोड़ा सा मतलब दिमाग ये खोलना है, मेरे को एरो बना के देखने हैं, उसके बाद सोचना है, और टाइम ज्यादा लग रहा है तो छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाना, एंड में वापस आएंगे, राइट? 25 के 25 क्वेश्चन नहीं करने। आप कौन से टीचर हैं जो करने हैं? म्यू इज जीरो मीन्स वॉट? डायपोल मोमेंट इज जीरो मीन्स वॉट? कंपाउंड इज नॉन पोलर। सर्टेनली उसकी ज्योमेट्री या तो लीनियर होगी या परफेक्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, ये बात पता होती है। बस टू गिव अ क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं यहां पर ले आई कि आपको ये बात पता रहे। तो मेरी तरफ से डायपोल मूवमेंट का अच्छा पार्ट भी हुआ। अब लास्ट पार्ट पे आती हूं, दैट इज MOT। MOT में पहले थोड़ा सा वापस लाते हैं, फिर इस डायग्राम्स पे आएंगे क्या है। थोड़ा सा MOT में आते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने से पहले अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग जाता है पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे एनर्जी में, और एंटी बॉन्डिंग जाता है ऊपर। दोनों के एनर्जी गैप के बारे में कमेंट परी। एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, बॉन्डिंग में एनर्जी गैप कम होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस रिलीज होती है और एंटी बॉन्डिंग में एक्स्ट्रा ऐड जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है? एक तो ये चीज। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे थे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर दिखाऊं, LCAO 2py 2py, या इसी को 2px 2px भी समझ लो, दोनों में एक ही बात है। दोनों में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हुआ, यानी क्रस्ट इज फॉलिंग ओवर क्रस्ट, तो कुछ इस तरह का बना एक नोडल प्लेन है, जो वैसे भी था, वो पहले से भी था, कोई नया नोड नहीं लेके आए हम। तो दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर पाई 2py, और सिमिलर स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? पाई 2px का। अगर ये एंटी बॉन्डिंग से हुए, मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से,
तो ये चारों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, राइट। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पर कोई नोड नहीं था, लेकिन इसमें यहां पर भी एक नोड दिखाई दे रहा है। इन दोनों के कंपैरिजन में वन नोड इज इंट्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा। अगर वो 0 नोड है तो ये 1 नोड है, अगर वो 1 नोड है तो ये 2 नोड है। तो ये मैंने आपको किसका दिखाया, 2px या 2py। थोड़ा सा नोडल प्लेन दिखाने के लिए एक और चीज देखिए, ये तो दोनों में ही है, बी इट बॉन्डिंग बी इट एंटी बॉन्डिंग, ये नया है, दिस इज न्यू, जो कि पाई स्टार में आया। तो एक तो ये चीज आपको क्लियर करनी थी। अगर यही 2pz में है तो चेक। जीरेड अनजीरेड लास्ट स्लाइड पे कराऊंगी, इसलिए भी जीरेड अनजीरेड पे मत सोचना, वैसे आपको आता है, बट स्टिल अगेन ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव तो कंस्ट्रक्टिव, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव, एक नोड नया। एंटी बॉन्डिंग में एक नोड नया आएगा ही आएगा। तो आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आ गई। 2pz की एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं, ये बात मैंने वीबीटी में भी लास्ट क्लास में बात की थी। तो कुल मिला के सारे के सारे जो मेरे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बने, उनकी मैंने तुमको शेप दिखाई। एक बार कलेक्टिव एक में भी देख सकते हो चाहो तो। थोड़ा सा अब ड्रॉ तो करनी नहीं है आपने, आइडेंटिफाई करनी है, तो थोड़ा सा आइडिया रहे आपको। एक्स देख ली तो वाई भी देख लिए, लेटे हुए दिखा रखी है, जरूरत नहीं है ये। तो ये था मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिससे एमओटी बना, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। जब आप वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, दोनों साइड 1s 1s, यहां क्या आया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर उसके बाद कौन आया, 2s 2s, यहां क्या आया, सारे एक्सेप्शनल केसेस लेने हैं इसके बाद, इसलिए याद दिला रही हूं। 2s 2s से क्या आया, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर और ऊपर जाती हूं, 2p 2p। अब 2p में 3 है, x y z, इधर भी क्या है, x y z। दोनों z मिलके पहले क्या बनाने चाहिए, अब आ गए हम चाहिए पे। आप एंटिसिपेट कर रहे होंगे क्या आने वाला है, सिग्मा 2pz पाई 2py पाई 2px। उसके बाद पता ही नहीं जी, अभी नहीं बात करते। तो जब हम अप टिल n2 जाएंगे, अप टिल n2 मतलब 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन माने 1s 2s और 2p के तीनों मैदान में आ गए। इनमें जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक बार दिखा देती हूं। अभी और किसी चीज पे ध्यान मत देना, सिर्फ इस पे ध्यान देना। 1s तो बनाया ही नहीं, अंडरस्टूड है, जैसा 2s है वैसा ही नीचे 1s होगा। सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या होना चाहिए था, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम है, उसको आना चाहिए था। सिग्मा 2pz नीचे होना चाहिए था, पाई 2py पाई 2px ऊपर होना चाहिए था, लेकिन मेरी उम्मीद से पलट मिला मुझे। उसके बाद जो दिख रहा है पाई स्टार और सिग्मा स्टार। भाई सिग्मा स्टार तुमने इधर भी बाद में बनाया, इधर भी बाद में बनाया। एंटी बॉन्डिंग की तो चलो होती है, रिपल्शन ज्यादा होता है, उसने तो ऊपर ही जाना है, बट इसमें तो नीचे आना चाहिए था। एंड यू पीपल ऑलरेडी नो मैं क्या लेने आने वाली हूं। N2 के बाद ये पलट जाता है। तो मैं दोनों को दिखाऊं अगर आपको एक साथ, चेक 2 डायग्राम्स। इसमें क्या फर्क हुआ है, ये और ये पलट गए। N2 के बाद वही हो रहा है जो होना चाहिए था। सारी मुसीबत पड़ गई, अप टू N2 क्या गड़बड़ हो गई, अप टू N2 एक्सपेक्टेड से उल्टा आया। आफ्टर, अब बच्चे अक्सर उल्टा समझ लेते हैं, अप टू N2 एक्सपेक्टेड आया, उसके बाद उल्टा आया, नहीं। 14 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन तक रिवर्स हो गई बात। 14 इलेक्ट्रॉन के बाद, यानी 15 से लेके जो मेरा सिलेबस अलाउ करता है 20, उन इलेक्ट्रॉन्स तक बात क्या रही, वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी वजह क्या, ये पलटा क्यों ऑर्बिटल्स का एनर्जी डायग्राम, उसकी वजह है sp मिक्सिंग। इस शब्द के अलावा इसको कोई और वर्ड नहीं दिया गया। मैं बोलती हूँ स्वैप कर देंगे, ये कर देंगे, वो ठीक है याद करने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उसके लिए एक ही शब्द है, sp मिक्सिंग। s और p ऑर्बिटल की भी कभी मिक्सिंग होती है। हम तो सोच रहे थे 2 s आपस में मिक्स हो रहे हैं, 2 p आपस में मिक्स हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका, चेक।
इधर दूसरा डायग्राम एक लिया हुआ है मैंने, ये लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक अगर मैं देखूं तो हुआ क्या, मैंने लिख भी रखी है ये इसके लिए एक स्टेटमेंट, मैं पहले वो भी दिखा दूं आपको शायद, हाँ ये रही। अप टू N2 क्या हुआ, जो 2s और 2p थे वो बहुत पास पास थे, 2s और 2p का एनर्जी गैप बहुत कम था। जब सोच के देखो, अगर मेरा ये हाथ है 2s और ये 2p, इनकी मिक्सिंग हो रही है, 2s से एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाएगा और 2p से बॉन्डिंग नीचे आएगा, ये दोनों भिड़ गए आपस में, 2s का और 2p का, 2p का सिग्मा और 2s का सिग्मा दोनों भिड़ गए। एक्सिस तो सेम थी, सिग्मा की एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर ना समझ पाए हो तो दोबारा, क्योंकि इसको मैं डायग्रामेटिकली नहीं बता सकती, ये 2s है ये 2p है, इधर भी और इधर भी, नीचे वाले 2s का एक बना सिग्मा 2s और एक बना सिग्मा स्टार, ऊपर वाले 2p का सिग्मा 2pz। अब वो सिग्मा 2pz और नीचे वाले का भी क्लैश करेगा ही करेगा। तो अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत क्या आ गई, सेम गोज फॉर 2p, 2s 2p का कौन से वाला, z वाला, उसी ने सारी बेईमानी करी है। तो 2s और 2p में इतना कम एनर्जी गैप था कि सिग्मा स्टार 2s नीचे वाले ऑर्बिटल का और ऊपर वाले ऑर्बिटल का सिग्मा 2pz एक ही लाइन पे आके खड़े हो गए, एक ही लाइन पे आके खड़े हो गए। तो टकराए तो रिपल्शन हुआ तो ऊपर जाने का स्कोप किसके पास था, अंदर वाले के पास तो नहीं था, सिग्मा 2s के पास। बाहर जाने के लिए तो वैलेंस शेल में तो 2p पे ही होगा, तो सिग्मा 2p को, सिग्मा 2pz को जंप करके थोड़ा ऊपर जाना पड़ा। दैट इज वाई ये सिग्मा 2p जो है ये नीचे आना चाह रहा था और इसको कहां जाना पड़ गया, ऊपर। इंटरेक्शन हो गई। भाई इंटरेक्शन कोई कहता है उससे क्यों नहीं हुई, उनकी एक्सिस ही अलग थी, पी एक्स पी वाई कहां से टकराएंगे जेड से। तो ये सारे स्टेटमेंट्स में आपको ये चीज मिलने वाली है कि सेम तो तुम पाई के लिए भी सोच सकते थे, भाई पाई की एक्सिस है एक्स और वाई, इसकी एक्सिस थी जेड। तो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये देखिए, अगर मैं नाम करूं, ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s और ये पहुंच गया सिग्मा स्टार 2px कर दिया है 2pz। इसीलिए गूगल पे पूरा आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। सिग्मा स्टार 2pz कितना ऊपर पहुंचा हुआ है, राइट? किससे ऊपर पहुंच गया है, पाई 2px पाई 2py। कोई बात है आप सिग्मा बॉन्ड इससे ऊपर पहुंचा रहे हो, सॉरी स्टार नहीं था, इरेजर अब मैं इरेजर पता नहीं कैसे यूज कर पाऊंगी, ये स्टार नहीं है, ठीक है, माय बैड। दिस इट इज सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz नीचे होना चाहिए था, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, ये कितना ऊपर गया, कैन यू सी द गैप? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए ये नीचे आता गया और ऑक्सीजन में आके 2s और 2p के बीच इतना गैप आया कि अब उनके रास्ते टकराने बंद हुए। जहां इसको होना चाहिए था सिग्मा 2pz को, ये वहीं आया सिग्मा 2pz, और ये क्या होगा, पाई 2px पाई 2py। और धीरे धीरे, यानी नो sp मिक्सिंग इज आफ्टर N2, sp मिक्सिंग इज बिफोर N, मतलब अप टू N2। तो ये इंटरेक्शन रिपल्शन वाला जो हुआ वो अप टिल N2 हुआ, इसीलिए डायग्राम्स में मेरे को थोड़ा सा चेंज मिला। इससे शायद आपको सब याद आ गया होगा कि MOT में 3 चीजें पूछा करते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर, पैरा और डाया और स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं या ऐसे ही पूछ लूं, इसमें देख के सोच लेना। बॉन्ड ऑर्डर याद है सबको, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। चेक माई स्टेटमेंट, गलत सही कुछ भी हो सकती है। इफ आई एड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इट विल ऑलवेज इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर। यस, एक स्टेटमेंट से अब आप मैं चारों घुमा घुमा के स्टेटमेंट नहीं बोल रही। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ऐड कर रहे हो, उससे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। एंटी बॉन्डिंग में ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा।
और एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ये 4 हैवी स्टेटमेंट्स निकाल लेते हैं। अब आ जाता है लास्ट इसका हेट्रोन्यूक्लियर। उसमें एक ही स्पेशल केस है जिसका मैं वेट कर रही हूं, उसी के चक्कर में एक आधा सिंपल केस भी ले आई हूं। NO जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना वो बिल्कुल बीच में नहीं बनेंगे। डायग्राम अगर आ भी गया ना तो ध्यान रखना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी तरफ खिसके हुए होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, ऑक्सीजन की तरफ खिसके हुए होंगे थोड़े से। अभी तक तो हम लाइनें बना के बिल्कुल बीच में करते हैं, अब नाइट्रोजन से थोड़े से दूर और ऑक्सीजन की तरफ थोड़े खिसके हुए होंगे, तो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा दिखेगा आपको। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 ही है, चेक करना। मैं बहुत तेज बनाया, गलती हो सकती है, ठीक है। 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे पता है अप टिल N2 वाला काम नहीं करेगा। डायग्राम कौन सा काम करेगा? O2 वाला। भरे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। बॉन्ड ऑर्डर से उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, चेक। बॉन्ड ऑर्डर वाला ऑर्डर सेम होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। पैरा और डाया अनपेयर्ड से आप बता लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ने इस पूरी दुनिया में अलग बिहेवियर शुरू कर दिया, शो किया। और आप जानते हैं कार्बोनिल्स आर नॉट स्पेशल, नॉट द यूजुअल केसेस। कोऑर्डिनेशन में भी मेटल कार्बोनिल को अलग ही पढ़ना पड़ा मेरे को। कुछ सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है उसमें, वो आप जानते हैं कि उसमें एक पी कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर आई है बात। बॉन्ड ऑर्डर कभी हम कहते हैं 3 से बड़ा नहीं होता, होता है सिर्फ एक केस में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अप टिल N2 में तो चल रही हूं बना के, लेकिन यहां कुछ और ही हो गया उस इंटरेक्शन की वजह से। सिग्मा 2s, राइट। यहां सिग्मा, उस वाले में कौन कूद के आगे गया था? सिग्मा 2pz, पाई वालों से ऊपर। यहां वहां तक तो बात ही नहीं आई। यहां सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग इससे टकरा लिया और वो कहां गया? वो और पीछे चला गया। किससे पीछे? सामने लिखा है। अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना CO+ का, तो आपको पता चलेगा आप रिमूव एंटी बॉन्डिंग से कर रहे हो। जब एंटी बॉन्डिंग से रिमूव करते हो तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आया। इकलौता 3.5 बॉन्ड ऑर्डर है। सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड ऑल दोज थिंग्स आर वी हैव डन ऑलरेडी इन, बट दोनों को कनेक्ट अभी नहीं कर रहे। तो ये आपके पास एक स्पेशल केस था 3.5। इसके अलावा आप सारे कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। लास्ट थिंग फॉर टुडे, जिरेड अनजिरेड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जिरेड माने सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कहीं से भी शुरू हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो, सेम साइन मिले, सेम वेव फंक्शन मिले। तो आपके सामने देखिएगा, मैंने सिग्मा 2s या 1s कुछ भी बनाऊं, शेप तो यही होनी है। थोड़ी सी मेरे से उतनी एग्जैक्ट नहीं बनी, आई होप यू डोंट माइंड दैट। अब मैं इस बीच वाले पॉइंट से इधर चलूं, इधर चलूं, दोनों साइड प्लस साइन आएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो इसका तो वो बहुत छोटा सा पीछे गया होता है। सॉरी, वो तो दूसरे में होता है, माय बैड। सिग्मा 2s सिग्मा 1s, क्या मैं इसको जिरेड यानी सिमेट्रिक कह सकती हूँ? मैं इधर से इधर भी जाती तो सेम मिलता। सामने कौन बना रखा है मैंने? सिग्मा 2s के सामने सिग्मा 2pz, चेक। 2 p थे ना, तो एक लोब छोटा छोटा इधर आ गया और ये बीच में। क्या ये भी जिरेड है? यस। आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक लाइन लिखवा दूंगी, बट किसी को वो लाइन याद ना रहे तो उस वक्त तुरंत निकालने की समझ आनी चाहिए। दोनों बच्चों बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? ये दोनों के दोनों बॉन्डिंग है। चलो दोनों का एंटी बॉन्डिंग देखें। अनजिरेड यानी सिग्मा के दोनों बॉन्डिंग जो थे S और P, जिरेड थे। सिग्मा के दोनों एंटी बॉन्डिंग क्या थे? अनजिरेड। पाई में जस्ट उल्टा, चाहे Px हो चाहे Py हो, चेक करिएगा। पाई में जस्ट उल्टा हो गया। पाई का बॉन्डिंग अनजिरेड है। ये बॉन्डिंग है ना? बीच में एक नोड हो रहा था तो एंटी बॉन्डिंग होता। पाई में बात उल्टी हो गई। तो अब पूरा बनाना, सोचना, उससे अगर किसी को लगे, जब इतने टेस्ट होने हैं, पहले मैं माइनर लेने वाली हूँ, फिर PCM 1 आ जाएगा आपका 9 नवंबर को, 2 बार केमिकल बॉन्डिंग रिसीव होगा। किसी ना किसी बहाने कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ें ज़रूर डालेंगे कि आपको एक्सपोजर बार बार मिले, PCM में भी मिले।
तो ये आपके पास सारे सिग्मा बॉन्ड वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सारे पाई बॉन्ड वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिरेड होते हैं, रेस्ट इज अनजिरेड। होमोलुमो फुल फॉर्म HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो कोरस में फुल फॉर्म बताइए, आई होप उसके बारे में वैसे भी पता हो गया मेरा केमिकल बॉन्डिंग।